ये इरोडोव का क्वेश्चन है, ये एंगल है थीटा गिवन है, और ये एक ट्रायंगुलर वेज है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। मैं थोड़ा सा शायद टेढ़ी मेढ़ी हो गई है लाइंस। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस। एक क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, सेकंड वाला आप लोगों से होना चाहिए, बस वो मुझे चाहिए। रेडी रहिएगा, ट्राई करने देना वाला क्वेश्चन। ठीक है चलो। अब एक ब्लॉक है जो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक का मास है m1 और इस ब्लॉक का मास है m2, और ये बोथ आर फ्री। मतलब अभी वेज जो है ना फिक्स नहीं है, अभी वेज भी मूव करेगी। नाउ वेज विल ऑल्सो मूव एंड दिस विल ऑल्सो मूव। अच्छा एक चीज बताइए, वेज किधर जाएगी आपके हिसाब से, राइट या लेफ्ट? ये तो पता है नीचे गिरेगा। अगर ये फिक्स होती तो ये खाली नीचे गिरता, राइट? अभी ये फिक्स नहीं है, अब बताएंगे ये किधर चलेगा, राइट या लेफ्ट? राइट इधर। हाँ राइट। वेरी गुड कुणाल, कुणाल पूरा राइट, इधर इधर, हाँ वेरी गुड, सही है, इधर ही जाएगा। क्यों? लॉजिक कुणाल। सर बिकॉज वो नीचे गिरेगा तो क्योंकि उसका मास का जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरफ आगे करेगा। हाँ जो सुरभि बोल रही है वो प्रिसाइज है। शी इज सेइंग कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जब हम फ्री बॉडी बनाएंगे तो एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक वर्टिकल आएगा, तो वो उसकी वजह से ये राइट की तरफ चलेगा, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, और सब वर्टिकल। ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन ही नहीं है। चलिए एक चीज, एक और चीज बताइए सुनिएगा। अब m1 जो है इसकी एक्सेलरेशन विल इट बी डाउन द प्लेन और विल इट बी इधर भी और परपेंडिकुलर भी? परपेंडिकुलर जीरो होगी क्या अभी? नहीं दोनों तरफ होगी। एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। द रीजन बीइंग, अगर थोड़ी देर में ये चलते चलते यहां पहुंच गया, ऐसे थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये भाई इधर तो नीचे तो आना ही है डाउन द प्लेन, तो ये ऐसी सिचुएशन में होगा, कहीं ऐसी पोजीशन में होगा, ऐसे। सुनिएगा तो समझ रहे हैं, अभी इसकी एक्सेलरेशन जस्ट डाउन द प्लेन नहीं है, डाउन द प्लेन भी है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है, दोनों डायरेक्शन में। क्योंकि अब इसे अगर प्लेन के ऊपर रहना है तो इसे इस डायरेक्शन में, सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है तो इसको सेंटर ऑफ मास को d इधर आना ही है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो अभी मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अर्थ से देखेंगे, देखिएगा, अगर आप अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट मास का, इस ब्लॉक का मास, तो इसकी जो मोशन होगी ना, इट विल नॉट बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन। तो अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पैरेलल ऐसे मान लिया। आप लोगों को ये बताना है ये वेज की एक्सेलरेशन क्या है, m1, m2 एंड थीटा, ये तीन चीजें गिवन है। एवरी सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। लेट मी मार्क ऑल द फोर्सेस। ध्यान से देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। ये हो गया m2 इंटू g, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? m2g नॉर्मल रिएक्शन, n1। मैंने ये वाला n1 क्यों नहीं मार्क किया है? सर क्योंकि हम लोग इसका मोशन कंसीडर नहीं So I am not interested in studying the motion of the earth. I am interested in studying the motion of the wedge and the block. अच्छा, now अब ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन n2, ये समझ में आ रहा है? यस सर। m1g समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखते रहिए। अब हमें क्या करना है, लेट्स रिजॉल्व ऑल। अब पहले ये बताइए कि एक चीज जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा। पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मैं इसका भी वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। पहले मैंने वेज को सेपरेटली ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्क ऑल द फोर्सेज ऑन द वेज। लेट मी मार्क ऑल द फोर्सेज ऑन द वेज। एक m2g हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ये वाले तो जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं स्टडी करना है। हॉरिजॉन्ट, अब देखिए और क्या क्या फोर्सेज हैं। डू यू रिमेंबर देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन हियर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस? यू नो दिस? यस सर। वी हैव कॉल्ड इट n2. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? बेसिकली द सेम थिंग एज जी साइन। ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और एक फोर्स, और कोई फोर्स है ही नहीं इस पे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसी का कंपोनेंट होगा और सारी वर्टिकल फोर्सेज हैं।
तो इसको रिजॉल्व करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना था? ये थीटा हो जाएगा, तो n2 sin थीटा will be equal to ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो n2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, कौन बताएगा? n2 cos थीटा। ये एंगल हो गया थीटा, तो n2 का इधर कंपोनेंट आ गया n2 cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया? हॉरिजॉन्टल थीटा which will be equal to m2a। n2 sin थीटा। ये सबको समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ n2 इज दिस। अब हम n2 को भूल जाते हैं कि ये n2 एग्जिस्ट करता था, इसको भूल जाते हैं। हमें वर्टिकल कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन नहीं स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको और इसको मार्क ही नहीं किया फ्री बॉडी डायग्राम में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब n2 sin थीटा इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या इक्वेशन लिखूं मैं, बताइए? वेज के लिए मान लेते हैं वेज की एक्सेलरेशन इज, ये हमें निकालनी है a1। तो आप मुझे बताएंगे कि इक्वेशन क्या लिखूं? सर नहीं, मेरा आंसर में कुछ गड़बड़ है। कोई नहीं, अभी पता लग जाएगा। ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? ये इक्वेशन सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब असली खेल यहां से शुरू होगा, सुनिएगा। ये वेज को मैंने कहां से ऑब्जर्व किया? Inertial frame से। अर्थ से। तो मैंने इस पे सूडो फोर्स लगाई या नहीं लगाई? नहीं लगाई। अगर मैं इसको भी वेज पे ही खड़े होकर ऑब्जर्व करता तो मुझे इस पे सूडो फोर्स लगानी पड़ती या नहीं लगती? लगानी पड़ती। मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको। लेट मी स्टैंड ऑन इट, लेट मी स्टैंड ऑन दिस वेज इटसेल्फ। ये लीजिए, मैं यहां पे खड़ा हो गया। अब एक लड़का बोलता है कि सर आप यहां खड़े नहीं हो सकते, बताइए क्यों बोला उसने? स्लिप कर यस, वो बोलता है कि आप स्लिप कर जाओगे, इंक्लाइन प्लेन है और ये। तो मैंने उसको बोला, मैंने एक हाथ से ये वेज पकड़ ली यहां पे ये एक हाथ से मैंने इसको पकड़ लिया, अब मैं यहाँ पे लटका हुआ हूं। तो पूरा वेज सामने को स्लिप नहीं हो जाएगा बेटा, लेकिन मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मास वास पे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं तो जादूगर हूं, मैंने आपको बताया हुआ है, बताया या नहीं? तो मैं इमेजिनरीली हवा में उसी फ्रेम में हूं जिस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल, उसी एक्सेलरेशन से मैं भी चल रहा हूं। तो मैं एक्चुअल में इसके ऊपर नहीं खड़ा हूं। समझ में आ गया? Yes, sir. अब ध्यान चाहता हूं। तो बताइए सूडो फोर्स कितनी लगाऊंगा इस पे और किधर लगाऊंगा? यस, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा एक्चुअली, और इधर लगाऊंगा। और वो कितनी लगाऊंगा? m2 मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड इनटू व्हाट? m2 into a1, राइट? करेक्ट, सिंपल। अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखिए उसे, उस इक्वेशन को देखिएगा। अब इक्वेशन होगी n2 sin थीटा माइनस m2a1 इज इक्वल टू क्या? 0। अब 0 क्यों दिखेगी? क्योंकि मैं उसी वेज पे ही खड़ा हूं। तो अब मेरे रिलेटिव वेज की एक्सेलरेशन क्या है? क्योंकि हम सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो मेरे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो अब आप देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है या नहीं है? तो डू यू अंडरस्टैंड कि चाहे आप मोशन को एक्सीलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व करें, चाहे अर्थ से करें, फाइनली यू विल गेट द सेम आंसर्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब मैं सेम चीज ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो अभी इस वाले केस में हमें फायदा ही नहीं हुआ, चाहे मैं अर्थ से करूं चाहे उस पे ऊपर खड़े होकर करूं, कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेज नजर नहीं आ रहा है। छोटे वाला जो ब्लॉक है m1, उसके लिए वो एडवांटेज रियलाइज होगा। अगर आप अर्थ से खड़े होकर ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो इसका मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। यस और नो? एम आई राइट और नॉट? लेकिन अगर आप वेज के ऊपर ही खड़े हो गए तो अब आपको, अगर यहाँ वेज के ऊपर ही खड़े हो गए, मतलब इमेजिनरीली हवा में खड़े हो गए और साथ चल रहे हैं वेज के, तो अब उस फ्रेम में आपको इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या दिखेगी? कोई बता सकता है मुझे? इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन दिखेगी? बताइए ब्लॉक की।
जीरो एक्सेलरेशन दिखेगी, क्योंकि ना तो ये वेज के अंदर पेनिट्रेट करेगा ना या वेज से ऊपर उछलेगा। तो वेज के फ्रेम में वेज पे खड़े होके आपको दिखेगा कि वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो। सुडो फोर्स लगानी पड़ेगी अब तो, अगर वेज पे खड़े हो गए तो। यस, तो सुडो फोर्स कितनी लगाऊंगा, कोई बताएगा मुझे? M1 कौन सा है? वो इस डायरेक्शन में M1 नहीं, हाँ M1 A1 होगा। M1 A1। M1 A1, राइट? परफेक्ट, समझ नहीं आया। परफेक्ट। ये सुडो फोर्स लगाएंगे और इसको रियल की तरह ट्रीट करेंगे। अब हमारे पास तीन फोर्सेज है, नॉर्मल रिएक्शन, M1A1 एंड M1G। मैं इसके, ध्यान से देखिए, इसके मोशन को किधर किधर ब्रेक करूं अब बताइए। एक तो N2 के डायरेक्शन में और पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर इंक्लाइन। एक इधर और एक परपेंडिकुलर। यस, अब इन दो डायरेक्शन में स्टडी करूंगा तो सारी फोर्सेज को इधर इधर ब्रेक करना पड़ेगा। तो N2 को तो ब्रेक करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। यस और नो? M1G, पहले मुझे इसका बताइए, इसका कंपोनेंट कितना आएगा और किधर आएगा बताइए। N2 की डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा और कितना आएगा इधर, M1G साइन थीटा। और सर N2 की डायरेक्शन में आएगा M1G cos थीटा। यस, इस डायरेक्शन में आएगा M1G cos थीटा। यस, और अब देखिएगा M1A1 को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व करके कितना आएगा, किधर आएगा बताइए। अब देखिए एंगल देख लीजिए, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल। अब आप रिजॉल्व करिए इसे, बताइए जल्दी। M1A1 cos थीटा एंड द परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन एंड M1A1 sin थीटा एंड परपेंडिकुलर यस, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आएगा M1A1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में M1A1 sin थीटा। अब मुझे बताइए किस किस को समझ में आ रहा है ये जो कहानी हो रही है इतनी। अगर मैंने ये डायग्राम बिना कलर्स के किया होता, आई अश्योर यू ये क्लैरिटी नहीं होती थी। समझ रहे हैं? जहां डायग्राम स्पेसिफिक या कोई, वो जो एंगल है M1A1 और M1G। हाँ बेटा कृतिका, वो गारंटीड वही है, थीटा ही है, आई अश्योर यू, आप कर लेना उसको।